इस वीडियो में हम एपीकल्चर की रिवीजन करेंगे। एपीकल्चर की ऑलरेडी हम 4 वीडियो में एपीकल्चर को डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिसको थ्योरी के लिए पढ़ना है वो उन 4 वीडियो के थ्रू गो थ्रू जाए एक बार, और जिसको वैसे जनरल नॉलेज के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं वो इस वीडियो पर फोकस करें। जल्दी जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले एपीकल्चर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है बेसिकली कि एपीकल्चर जो है वो बहुत पुराने टाइम से ह्यूमन बींग्स से जुड़ा हुआ है, और ये सब हम कैसे कह सकते हैं, ये सब हमें पता चला जब हमें फर्स्ट टाइम एविडेंस मिले। इसके एविडेंस क्या थे, जहाँ पे गुफा में पहले जो ह्यूमन बींग, प्रिमिटिव ह्यूमन बींग जो गुफा में रहते थे, उन्होंने अपनी गुफा में जो मधुमक्खियों और उनके छत्तों से रिलेटेड चित्रकारी की हुई थी, जिससे हमें मतलब पता लगा कि वो इससे एसोसिएटेड थे और उन्हें पहले से इस चीज़ का पता था। पहले जो है चीनी नहीं होती थी, आजकल हर घर में टेबल शुगर हर कोई यूज़ करता है। तो पहले स्वीट के लिए यही एक था कि फल हो गए, और मतलब स्वीटनिंग एजेंट मेन क्या था, शहद था। तो मतलब एपीकल्चर को सिर्फ शहद के वे में ही देखा जाता था, पर आजकल जो है एपीकल्चर को शहद सिर्फ शहद के लिए नहीं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आगे देखेंगे हम, उनके लिए देखा जाता है। और इसी वजह से सबसे मेन जो फोकस है आजकल गवर्नमेंट का, वो एपीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मधुमक्खियों की जो पोलिनेशन में जो उनका रोल है उसको समझ गए हैं कि पोलिनेशन में मधुमक्खियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने भी कहा है कि अगर मधुमक्खियाँ अर्थ से ख़त्म हो जाएं तो केवल मनुष्य 4 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द पोलिनेशन जो है इंसेक्ट ही करते हैं, और उनमें से भी मधुमक्खी तो नेक्टर कलेक्ट करने जाती है, उन्हीं से तो वो शहद बनाती है। तो मतलब ज़्यादातर जो पोलिनेशन का काम है मधुमक्खी बहुत ज़्यादा पोलिनेशन का काम करती है। तो अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो आगे जो प्रोडक्शन होगी ये फसल की वो बहुत कम हो गई, और ऐसे पॉपुलेशन आपको पता ही है बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा था कि आगे मतलब लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ प्लांट पे डिपेंडेंट है। प्लांट आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे, आगे उनकी लाइफ जो है जनरेशन जो है उनकी बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि सीड प्रोड्यूस नहीं होंगे, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर उनमें पोलिनेशन नहीं होगी तो कौन से अब गवर्नमेंट ने 2 इंस्टीट्यूट रखे हैं इनके लिए, जो इन्हें मतलब एपीकल्चर में बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, नई नई रिसर्च कर रहे हैं, फिर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि एपीकल्चर करना चाहिए। तो वो कौन से 2 हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये 2 इंस्टीट्यूट हैं जो ये अहम रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखते हैं एपीकल्चर का मीनिंग क्या है। एपीकल्चर का मीनिंग ये लेटिन वर्ड से आया है, लेटिन वर्ड एपिस से आया है, जिसका मीन है बी, और इसी एपिस को इसके स्पीसीज़ के लिए जेनरिक नेम के लिए चूज़ किया गया है, इसीलिए आप देखेंगे आगे ये जो इनका साइंटिफिक नेम है हनी बी का, मोस्टली सभी का ही एपिस से स्टार्ट होता मिलेगा, तो वो इसीलिए। तो इट इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ रियरिंग हनी बीज। तो ये वैज्ञानिक विधि है, एपीकल्चर क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है मधुमक्खियों को पालने की। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ रियरिंग हनी बी फॉर ऑब्टेनिंग वैक्स, हनी, बी वेनम एंड रॉयल जेली। तो ये एक विज्ञान है मधुमक्खियों को पालने का, एक तरीके की कला है ये भी विज्ञान की, जिसमें कौन से प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं हम एपीकल्चर से, वैक्स को, हनी को, बी वेनम को। बी वेनम जब वो डंक मारती हैं मधुमक्खियाँ अपने स्टिंग से, तो वो एक तरीके का पॉइजन होता है ये, जिससे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। और रॉयल जेली भी मधुमक्खियाँ ही बनाती है, वो नरिशमेंट के लिए उसे जो क्वीन होती है उसे देती हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस सबसे पहले है हनी। हनी आपको पता है बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ भी हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज़ किया जाता है, मॉइस्चरिंग एजेंट, नरिशमेंट भी बहुत ज़्यादा इसमें, मोस्ट ऑफ द सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं इसमें, विटामिन सी और डी को छोड़ के सारे विटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, शुगर तो होते हैं। तो एनर्जी का सोर्स तो है ही, ये कंप्लीट फूड माना गया है इसे भी, मिल्क की तरह हनी को। और बी वैक्स जो है वो पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज़ में, ब्यूटी प्रोडक्ट में भी वैक्स का यूज होता है। बी वेनम जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो एंटीबायोटिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसका बी वेनम का यूज होता है। स्किन डिजीज़ हो गई, उनमें जो है बी वेनम को यूज़ करते हैं, स्किन एलर्जी रिलेटेड डिजीज़। और HIV वायरस को भी किल करने की एबिलिटी रखता है ये। नेक्स्ट रॉयल जेली को भी बहुत न्यूट्रिशनल फूड माना गया है, एज ए सप्लीमेंट सप्लाई करते हैं एपीकल्चरिस्ट। और पॉलिनेशन तो मस्ट है ही, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन। 4 कॉमन स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। अब इंडिया में 4 कॉमन स्पीसीज हैं जो हनी बीज की, वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। 4 कॉमन स्पीसीज पाई जाती हैं जनरल इंडिया में। एपिडोर्सेटा को रोग भी कहते हैं, और ये लार्ज होती है, और ये सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती है 38 to 40 kg।
और जो इसका ये बहुत ज़्यादा जल्दी वॉयलेंट हो जाती हैं और इनका मतलब बहुत ख़तरनाक होता है इन्हें पालना, बहुत जल्दी काट लेती हैं ये, इन्हें हैंडल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका को इंडियन बी भी कहते हैं, ये इंडिया की देसी मधुमक्खी भी कह सकते हैं आप। मीडियम साइज़ की होती है ये और 2 से 5 किलोग्राम हनी प्रोड्यूस करती है ये ट्री ट्रंक में, जैसे इसके छत्ते लगे हुए देख सकते हैं। इसके छत्ते हम घरों में, ट्री ट्रंक में, मतलब जो भी मोस्टली हमने छत्ते देखे होते हैं ना अपने आसपास, वो एपिस इंडिका के ही देखे होते हैं। एपिस फ्लोरा। एपिस फ्लोरा सबसे छोटी मधुमक्खी है ये, इसीलिए इसे लिटिल बी भी कहते हैं। और 1 kg जो है हनी प्रोड्यूस करती है ये, और ये कभी कभार ही काटती है, मुश्किल से ऐसा चांस होता है कि ये काटे, मतलब बहुत शांत स्वभाव की मक्खी होती है। एपिस मेलिफेरा, ये आपको अगर आपने कहीं भी फार्म देखा, बी कॉलोनीज देखी हो तो वहाँ मिलेगी आपको। इसे इटालियन बी भी कहा जाता है। इसे इटालियन से मंगवाया गया था क्योंकि जो इसकी प्रोडक्शन थी हनी की वो अच्छी थी, और ये मतलब इन्हें हैंडल करना भी ईजी था। लेस स्टिंगलेस एंड ओपन रेयर्ड, मतलब ज़्यादातर पाली जाती है ये, मतलब एपिकल्चरिस्ट की बहुत अच्छी पसंद है ये इंडिया में, मतलब इसे बहुत प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि इसे प्रोडक्शन भी हो जाता है अच्छा खासा, और मतलब इसे मतलब पालना भी आसान है। नेक्स्ट देखते हैं कॉलोनीज ऑफ बी। कॉलोनी ऑफ बीज। कॉलोनी ऑफ बीज में बीज की कॉलोनी क्या होती है? ये सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट कैसे? मतलब इसमें अलग कास्ट हैं, क्वीन है, वर्कर है, ड्रोन है, और ये जो अलग कास्ट हैं वो मतलब कोऑर्डिनेट करके रहते हैं एक दूसरे के साथ, उनमें डिवीज़न लेबर है, किसको क्या काम करना है, मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहते हैं ग्रुप में, तो इसलिए इसे सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। तो एक कॉलोनी में जो है 30 to 50,000 इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो ये 3 कास्ट हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। क्वीन। क्वीन 2 से 3 साल तक उसका लाइफ स्पैन होता है, सबसे ज़्यादा इसी क्वीन का ही लाइफ स्पैन होता है इसमें, और ये फर्टाइल फीमेल होती है, और इसमें क्रोमोसोम होते हैं 32। क्रोमोसोम नंबर जो होता है इसका वो होता है 32। फर्टाइल फीमेल है, डिप्लॉयड है, और एक कॉलोनी में एक ही क्वीन होती है हमेशा, और ये सबसे लार्ज है अदर जो कास्ट है, वर्कर और ड्रोन। और इसकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती है, इसके पास जो स्ट्रिंग है वो दांती की शेप का होता है, शॉर्ड शेप, और ये सिर्फ अदर क्वीन को ही काटती है और किसी को नहीं काटती, किसी ह्यूमन बींग को या फिर वर्कर को, ड्रोन को, किसी को नहीं काटती, सिर्फ अदर जो क्वीन है उसे ही काटेगी। और इसके लेग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये कॉम में हर जगह जाती है और हर सेल को ऑब्जर्व करती है और फिर डिसाइड करती है इसे कहाँ एग ले करना है, तो मतलब हर जगह इसे एग ले करना होता है उसके अकॉर्डिंग, तो इसकी लेग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। 2 टाइप के एग देती है ये, 2 तरह के एग देती है, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे वर्कर बनते हैं, और अगर उस मतलब उनसे जो है वर्कर भी बन सकते हैं और क्वीन भी बन सकती हैं। अगर उन्हें रॉयल जेली दी जाएगी एग के लार्वे को तो क्वीन बनेंगी, अगर नॉर्मल फीड दी जाएगी पोलन नेक्टर तो वर्कर बनेंगे, और अनफर्टिलाइज्ड एग से पार्थोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ड्रोन बनते हैं। प्रोड्यूस फेरोमोन्स। फेरोमोन्स बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो हर ऑर्गेनिज्म के द्वारा मतलब स्पेसिफिक एक स्पीसीज़ के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं उसी स्पीसीज़ को जो है अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये फेरोमोन प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जो है ड्रोन भी अट्रैक्ट होते हैं। जब ये नेचुरल फ्लाइट के लिए जाते हैं तो ड्रोन भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये अपनी कॉलोनीज़ को भी पहचान पाती है उसके लिए। 1000 से 1500 एग देती हैं ये, और ये जो इनके एग देती हैं ये ऐसा नहीं है कि ये बार बार ये अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार कोपुलेट करती है, कोपुलेशन शो करती है। और नई क्वीन जो है, न्यू क्वीन, वो 3 प्रोसेस के थ्रू बन सकती है इसमें, इमरजेंसी, स्प्रेसडर और स्वार्मिंग। इमरजेंसी में क्या होता है, किसी भी कारण से जो है जो पहले से क्वीन प्रेजेंट थी उसकी डेथ हो जाए, तो इमरजेंसी क्वीन बनानी पड़ती है। तो इमरजेंसी क्वीन को नॉर्मल उस जो एकदम से अचानक जो क्वीन बनानी पड़ी हमें, इमरजेंसी क्वीन जो वर्कर भी बनाएंगी, तो उसे वर्कर सेल में ही जो है ग्रो करवाया जाता है। अदरवाइज़ जो है क्वीन जब बनाते हैं तो उनके लिए स्पेशलाइज सेल होती हैं, तो ये होती है इमरजेंसी क्वीन, कि जब अचानक से क्वीन की डेथ हो जाए तो वर्कर बी के द्वारा नई क्वीन को बनाया जाए, जो पहले से प्रेजेंट लार्वे हैं, यंग लार्वे तो तभी फॉर्म हुए हैं, उसे वो रॉयल जेली देना स्टार्ट कर देती है वर्कर भी, तो इमरजेंसी क्वीन बन जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है स्प्रेसडर। स्प्रेसडर क्या है, जब मतलब क्वीन है एक, उसकी एज वो एज ओल्ड हो जाती है, तो मतलब नई क्वीन बनाते हैं, तो उसे जो वर्कर बी को पहले से ही पता होता है कि हाँ क्वीन ओल्ड हो चुकी है तो नई क्वीन बनानी है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्प्रेसडर। नेक्स्ट है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग में क्या है, बेसिकली जो कॉलोनी है वो 2 में स्प्लिट हो जाती है, किन्हीं कारण से एक कॉलोनी में 2 क्वीन हो गई हैं, तो जो पुअर क्वीन है, जो वीक है,
वो बाहर चली जाती है और अपनी अदर कॉलोनी एस्टेब्लिश करती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्वार्मिंग। अब देखिए वर्कर का लाइफ स्पैन कितना होता है, 6 वीक टू 6 मंथ। जो समर में 6 वीक होता है और जो विंटर है उसमें 6 मंथ होता है। आप देखेंगे जनरली सभी इंसेक्ट का ऐसा ही होता है कि समर में तो कम होता है और विंटर में ज़्यादा होता है। अनफर्टाइल फीमेल है ये, और ये भी डिप्लॉयड है, मतलब फर्टिलाइज नहीं कर सकती ये, पर ये भी डिप्लॉयड है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन्हीं की होती है कॉलोनी में। इनके पास फूड, सेंट और वैक्स ग्लैंड है। फूड के लिए जैसे नेक्टर कलेक्ट करने जाती हैं, सेंट के लिए मतलब जिन्हें जो पता करना होता है कि कहाँ है, कहाँ नेक्टर अवेलेबल है, ये स्मेल करती हैं। वैक्स ग्लैंड्स के थ्रू वैक्स बनाती हैं। पोलन बास्केट है इनके पास, इनके पैरों में एक स्ट्रक्चर होता है तो उसे पोलन बास्केट कहते हैं। उस पर क्या होता है, पोलन्स ग्रेन जो है जिस भी फ्लावर पे जाती है उस पर चिपक जाते हैं और नेक्स्ट फिर दूसरे जिस फ्लावर पे जाएंगी वो उस पर उसे छोड़ देंगी। तो ऐसे पोलन बास्केट, ऐसे ये पोलिनेशन कर देती है। जो ये है सभी एक्टिविटीज़ करती है वर्कर भी। कॉलोनी की सारी एक्टिविटी कौन करता है, वर्कर भी ही करती है। जैसे नेक्टर को हैंडल करना, जो है छत्ते बनाना, हनी को देखना, वैक्स बनाना, क्लीनिंग का काम, डिफेंसिंग का काम मतलब सुरक्षा करना, और अदर कास्ट को नरिश करना। और इन्हीं जो ये सारी एक्टिविटीज़ है इन्हीं बेस पे इन्हें अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे लेइंग एग, लेइंग वर्कर जो होती हैं वो जब क्वीन नहीं होती है कॉलोनी में कुछ टाइम के लिए तो वो एग ले करती हैं, और जो वो एग ले करती हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं तो उनसे ड्रोन बन जाते हैं। नर्स जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली लार्वा का जो, और लार्वा को, ड्रोन को, क्वीन को जो नरिशमेंट देती है, फूड का उनका ध्यान रखती है वो। हाउस वर्कर जो है साफ़ सफाई करती है ये और नेक्टर को एक्सेप्ट करती है। फील्ड वर्कर वो है जो बाहर जाके पोलन नेक्टर कलेक्ट करके लाती है। नेक्स्ट है ड्रोन। ड्रोन क्या है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होता है। और ड्रोन जो है वो है फर्टाइल है, ये मेल है और ये हैप्लॉइड है, मतलब इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, इसके पास 16 क्रोमोसोम होंगे। और ये लेट समर और स्प्रिंग के टाइम पे ही दिखाई देता है कॉलोनी में ज़्यादातर, मतलब इनका नंबर उसी टाइम पे ज़्यादा होता है। इनके पास जो है वो स्ट्रिंग नहीं होते, पोलन बास्केट नहीं होती और ना ही वैक्स ग्लैंड होती है, क्योंकि ये इनके कुछ काम ही नहीं है इनके पास इनको करने के लिए, क्योंकि इनका फंक्शन जो होता है वो सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए होता है कि क्वीन बी के साथ कोपुलेट करे, उसे उसके एग को फर्टिलाइज करे, यही फंक्शन होता है इसका। इसलिए इसके जो माउथ पार्ट है वो भी रिड्यूस होते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं नेक्टर कलेक्ट करने नहीं जाना है, नेक्टर को शक नहीं करना है। पर इनका जो सिर होता है वो लार्ज होता है और ईट वेरोसेशली, मतलब ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। और वो खाना कौन देता है इन्हें, वर्कर भी देती हैं, वर्कर भी पे डिपेंड है इन खाने के लिए। और एक मतलब कॉलोनी में कितने हो सकते हैं, ये 200 से 300 हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, फंक्शन पहले बता चुकी मैं, फर्टिलाइज करते हैं क्वीन को। अब देखिए न्यूक्चियल फ्लाइट क्या होता है, जब क्वीन भी एक कॉलोनी से बाहर जाती है और उसके पीछे पीछे ड्रोन भी जाते हैं, ड्रोन कई सारे जाते हैं। सो जो बेस्ट ड्रोन होता है वो क्वीन बी के साथ कोपुलेट करता है, तो इसी काम के लिए जो फ़्लाइट ली जाती है कोपुलेशन के लिए तो उसे कहते हैं न्यूक्चियल फ्लाइट। ठीक है, अभी आके देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जैसे फीमेल है, फीमेल में क्वीन भी है जो वही फर्टाइल है तो उसी को लिया हमने। यहाँ पे मेल है, मेल क्या कौन था, ड्रोन। जो फीमेल थी क्वीन बी उसके पास जो है डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर है तो 32 क्रोमोसोम नंबर, इसके पास हैप्लॉयड है तो 16 क्रोमोसोम नंबर। अब जब ये गैमेट्स बनाते हैं तो जो फीमेल क्वीन बी है वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनाती है। मियोसिस में पता है आपको, मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है। जिसमें मियोसिस 1 है जो वो रिडक्शनल डिवीज़न होती है, उसमें इतना आपको पता होगा शायद क्या आपको पता ही है इतना तो ये जो है रिडक्शनल डिवीज़न होती है तो इसका क्रोमोसोम का नंबर जो है सेट का वो हाफ हो जाता है, मतलब हैप्लॉइड। यहाँ पे तो ऑलरेडी हैप्लॉइड था, बट यहाँ पे जो गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। माइटोसिस प्रोसेस में आपको पता है एज इट इज़ रहते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर एज इट इज़। अब क्या होगा, जो ये गैमेट्स बने हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये जो है अनफर्टिलाइज्ड एग बना है और ये फर्टिलाइज्ड एग कब कहेंगे हम इसे, जब ये इसके साथ फर्टिलाइज होगा। तो ये मानते हैं कि हम ये फर्टिलाइज्ड एग होगा, तो ये एग जब इस स्पर्म के साथ इसके मेल गैमेट स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा तो फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पे डिप्लॉयड गैमेट बनाएगा, मतलब डिप्लॉयड जो होगा वो। अब ये एग हो गया जो है फर्टिलाइज्ड। अब लार्वा बनेगा। अब जो लार्वा बनेगा उसको जैसी फीड दी जाएगी, इस लार्वे से ये तो ऑब्वियस है कि फीमेल ही बनेगी क्योंकि ये डिप्लॉयड हो गया।
डिप्लॉयड आपको पता है फीमेल होती है, वर्कर भी होती है और क्वीन भी होती है। अब जब जैसे इसको फीड दी जाएगी, अगर रॉयल जेली दी जाएगी तो क्वीन बनेगी, और पोलन नेक्टर और शहद दिया जाएगा तो वर्कर बनेगा। अब देखते हैं, जो ये एक एग बच गया, इनमें से 2 एग थे यहाँ पे। अब इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका फर्टिलाइजेशन तो इसके साथ हो गया, फ्यूज़ होके इसने डिप्लॉयड बना लिया। ये क्या करेगा, पार्थोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू एज इट इज़ जो है मेल को बनाएगा, तो इससे ड्रोन बनेगा। तो ऐसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं। जैसे एग होता है, एग जनरलाइज्ड है, ये फर्टिलाइज भी हो सकता है और अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है। वो आगे देखते हैं कि लार्वे को कैसे फीड किया गया है, या फिर कैसा एग था जिससे लार्वे बने आगे। तो 2 या 3 दिन के बाद क्या है, ये लार्वा में चेंज हो जाता है, और उसके बाद प्यूपा में, और जो इनकी सेल है, जो हेक्सागोनल सेल थी, उनको वैक्स के थ्रू ऐसे कवर कर दिया जाता है। और फिर ये क्या करता है, जो है ये बाहर निकलता है। इनके कितने टाइम में बाहर निकलेगा, वो इनकी कैसी नरिशमेंट दी गई है, यहाँ पे लार्वा को कैसी नरिशमेंट दी गई है, और प्यूपा की सेल के लिए कौन सी नरिशमेंट दी गई है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। वैसे जो प्यूपा स्टेज होती है वो मतलब जनरली हर इंसेक्ट में, मतलब वो फीडिंग नहीं करती है उस टाइम में जब प्यूपा स्टेज में होते हैं जो भी इंसेक्ट। अब देखते हैं, जैसे वैक्स की कवरिंग होगी तो इसी वैक्स की कवरिंग को अपने मैंडेबल के साथ जो है ब्रेक करेगा प्यूपा, जब अडल्ट में कन्वर्ट होगा, अडल्ट में कन्वर्ट हो चुका है और ब्रेक करके बाहर निकलेगा। तो अब कितने दिन में निकलेगा, जो ड्रोन है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं डेवलप होकर बाहर निकलने के लिए, उसके बाद वर्कर उससे थोड़ा कम टाइम लेती हैं, और सबसे कम टाइम लेते हैं क्वीन भी, 15 दिन में ही बाहर निकलाते हैं। क्यों, इनका जो खाना दिया जाता है, इन्हें जो नरिशमेंट दिया जाता है वो अलग अलग है। सबसे नरिश जो है वो फूड किसका होता है, क्वीन बी का होता है, रॉयल जेली दी जाती है इन्हें। उसके बाद वर्कर को पोलन नेक्टर और शहद दिया जाता है, और उससे भी कम नरिशमेंट जो खाना दिया जाता है वो ड्रोन को दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इनके टाइमिंग में चेंज है। अब देखते हैं इक्विपमेंट क्या थे, प्रोटेक्टिव वियर, इसमें उसकी पूरी ड्रेस आती है प्रोटेक्टिव वियर में। उसकी हैट, ग्लव्स, सूट, हाई कंपोनेंट जैसे वुडन फ्रेम थे, हाई बॉक्स था, कॉम थे, स्मोकर, हनी एक्सट्रैक्शन मशीन, ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ पिक्चर के थ्रू अलग वीडियोज़ में। सिलेक्शन ऑफ एपेरी वो जगह होती है जहाँ पे बी कीपर अपनी बीज कॉलोनी को रखता है। एक कॉलोनी में आपको पहले पता है कितने होते हैं, 50 से 100 वो हो सकते हैं बी बॉक्स, बी कॉलोनी। अब किन किन बातों का ध्यान रखना है एपेरी को सेट करते हैं, मतलब उस जगह को चूज़ करते हुए जहाँ पे हमें एपीकल्चर करना है, तो उस जगह को चूज़ करते हुए हमें ध्यान रखना है कि वो जो है उसमें वहाँ पे ड्राई लीव्स और ड्रबिश वगैरह ना हो, साफ़ सुथरी और सूखी जगह हो, और वो जगह शेडिड हो, रोड के आसपास हो, वहाँ पे वाटर आसपास वाटर की सप्लाई भी हो, और जो हवा है, हवा से जो है वो प्रोटेक्टेड हो, और हवा से मतलब मधुमक्खियों को उड़ने में प्रॉब्लम होती है उनकी बैलेंसिंग में, रोड के आसपास इसलिए ताकि माइग्रेशन करने में आसानी हो, और वो फ्लोरा में रिच हो, उसके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हो फ्लावर के, और आसपास जो है केमिकल इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉल्यूशन कम से कम हो, और ड्राई लीव्स क्यों नहीं होनी चाहिए, इससे आग लगने के चांसेस हो जाते हैं गर्मियों में तो और भी ज़्यादा। तो ये सब पॉइंट थे इसमें। सिलेक्शन ऑफ बीज, अब बीज को सिलेक्ट करते हैं किन बात का ध्यान रखना है, जो जनरली है एपिस करीना और एपिस मेलिफेरा बीज को जो प्रेफर किया जाता है, ये सबकी पसंद है। तो ये डिजीज़ फ्री होनी चाहिए, और जो है फॉरेस्ट से ही ली जानी चाहिए, ऐसे मतलब लैब में प्रिपेयर आर्टिफिशियल उससे प्रिपेयर ना की गई हों, मतलब उससे फॉरेस्ट से कैप्चर की जाए तो बेटर क्वालिटी होगी, इनके पास एग लेइंग की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। जो क्वीन के स्पेशल ध्यान रखना है कि उसकी एग लेइंग की कैपेसिटी अच्छी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो एग की, और अदर कास्ट का ध्यान रखना है कि वो अपने काम में माहिर हो, जैसे वर्कर भी मोस्टली सारे काम करती है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उसका कास्ट में, जो उस बी कॉलोनी में जो आपकी वर्कर भी है वो कैसा मतलब काम कर पाती है। फीड क्या है, पोलन दे सकते हैं, नेक्टर दे सकते हैं, हनी दे सकते हैं, वाटर, तो ये इनकी फीड होती है। जो पोलन नेक्टर से जो होता है इन्हें प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं, हनी से इन्हें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, वाटर इंक्यूबेशन के लिए हेल्प करते हैं एग के। एपीरी मैनेजमेंट देखते हैं कि वो जगह जहाँ पे हम एपीकल्चर कर रहे हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपने जो एपीकल्चर को हम कैसे करें जिससे उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और कम से कम नुकसान हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो जो हाई कंपोनेंट थे, जितने भी बॉक्स थे, वुडन फ्रेम थे, वो सारे लाइट वेट की लकड़ी से बने हुए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हमारे पास जो कॉलोनी हो एक फार्म पर, वो 50 से 100 कॉलोनी हो, ज़्यादा कॉलोनीज़ ना हो, और जो उनमें जो भी बॉक्स हैं उनकी रोज़ बनी होती हैं, उन रोज़ के बीच में जो स्पेस हो वो 10 फीट का हो, और जो बॉक्स के बीच में स्पेस हो वो 3 फीट का हो। क्लीनिनेस का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, और हमें मधुमक्खियों को के बॉक्स को खोल के देखना होता है, तो वो भी एक
फिक्स टेम्परेचर पे ही खोल के देखना होता है। वो टेम्परेचर होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी खोल सकते हैं। और जब भी बॉक्स खोलें प्रोटेक्टिव वियर्स को पहन कर ही खोलें। और ध्यान रखें कि आपको ठंड के टाइम पे या फिर जब तेज़ हवा चल रही हो, बारिश हो, उस टाइम पे भी बॉक्स को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। तो जो पुराने हो गए हैं और डार्क पड़ गए हैं छत्ते, या फिर उनमें कोई बीमारी हो गई है मधुमक्खियों में, तो उनकी छतों को जो है हमें जला देना चाहिए। और जो वुडन फ्रेम बच जाता है उसको स्टरलाइज करके एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देना चाहिए आगे, ताकि आगे यूज़ कर पाए हम। आइसोलेशन, जो अगर आपको नोटिस होता है कि बीज में कोई अलग बिहेव हो रहा है, उनकी कोई डिजीज़ हो गई है, तो उन्हें अलग कर देना चाहिए। ये कॉलोनीज़ को सेपरेट कर देना चाहिए, हेल्दी को अलग और डिजीज़ वाली को अलग। वाटर रखना चाहिए उसके आसपास। ये वाटर क्या करता है, इंक्यूबेशन हेल्प, एग के इंक्यूबेशन में तो हेल्प करता ही है, साथ में कॉलोनी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी हेल्प मिलती है। सुगर सिरप देखना चाहिए डेथ पीरियड में, जब वहाँ पे नेक्टर की अवेलेबिलिटी ना हो, ऑफ सीजन होता है जब डेथ पीरियड, तो शुगर सिरप दिया जाता है। वो एक टाइम पे देना चाहिए, इवनिंग का टाइम होता है वो, और ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए उसकी, कम कंसंट्रेशन होनी चाहिए 50%। हनी एक्सट्रैक्शन करते टाइम भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे बैटर मटेरियल। हनी इसको एक्सट्रैक्ट करते टाइम ध्यान रखें कि वो कांच के बर्तन में या सिल्वर के बर्तन में ही बेटर रहता है। उसकी प्रोसेसिंग, डिस्टिलेशन, सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और सुपर चैम्बर से ही हनी निकालें, क्योंकि सुपर चैम्बर में आपको प्योर हनी मिलेगा, वहाँ पे आपको लार्वा एग वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कभी भी नहीं जा पाती, क्योंकि बीच से उसे छलनी से सेपरेट कर दिया जाता है। और हनी कब निकालें, जब 75% जो है वो सेल थी, हेक्सागोनल सेल, वो वैक्स के द्वारा सील कर दी गई हो मधुमक्खियों द्वारा, तो ही हमें निकालना चाहिए, तो भी हमें उनमें जो है पका हुआ शहद मिलेगा। और ये कवरिंग एरिया में ही करना चाहिए, ताकि बाकी सारे इंसेक्ट उसके आसपास ना आए। बाकी सारे क्या, अदर बीज की कॉलोनी भी आ सकती हैं शहद चुराने के लिए वहाँ से। और हाइजीन के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रॉपर कवरिंग एरिया में करें, हो सके तो जैसे मच्छरदानी वाले नेट में, ताकि और इंसेक्ट ना आए वहाँ पे। माइग्रेशन एरिया को चेक करना चाहिए, कि वहाँ पे जाने से पहले चेक कर लें कि वहाँ पे फ्लोरा अवेलेबल है, वहाँ पे साइट कैसी है, साइट सिलेक्शन करता है। जैसे वहाँ पे नई साइट लेनी पड़ेगी आपको, तो वो कैसी है, वहाँ पे क्या माहौल है, कि मतलब आसपास और भी एपिकल्चरिस्ट तो नहीं है, मतलब कंपटीशन तो नहीं हो रहा वहाँ पे, या फिर वहाँ पे और इंडस्ट्रीज़ तो नहीं है। मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो भी हमें साइट सिलेक्शन करते हुए रखा था, कि आप नई जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं। और आप इवनिंग टाइम को कॉलोनी में पैक्ट कर ले माइग्रेशन के टाइम, क्योंकि उस टाइम वो सारी एक्टिविटी करके मधुमक्खी सारी अपने बॉक्स में वापस आ चुकी होती हैं। अब भी डिजीज़ देख और पेस्ट देख लेते हैं बीज को। और जो है बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, वैसे बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। और पेस्ट भी इनके बहुत सारे हैं, जैसे लिजार्ड और है, आंट है। आंट के लिए तो आप पानी ही रख दें उसके आसपास, जो बी बॉक्स को थोड़ा ऊपर उठा के, तो वो आंट से तो वैसे भी बचाया जा सकता है। मतलब वैसे ही बर्ड भी हैं ये जो मधुमक्खियों को खाते हैं। तो फिर भी हम मतलब कौन सी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि बीमारी फैले ना, या फिर बीमारी हो गई है तो उसे मतलब कम से कम नुकसान हो, तो उसे देख लेते हैं। एक तो साफ़ सुथरा रखें हम, और ड्राई और शेडी प्लेस हो वहाँ का। डिजीज़ रेजिस्टेंस स्टॉक लें हम पहले से ही, ऐसी वैरायटी लें जिसमें डिजीज़ कम से कम होती हों। और गुड क्वालिटी की क्वीन लें, क्योंकि क्वीन से ही आगे सारी जनरेशन बढ़ रही हैं। आइसोलेशन कर दे तुरंत, अगर आपको मतलब पता चल जाए कि हाँ इस कॉलोनी में डिजीज़ के चांसेज हैं, तुरंत आइसोलेशन कर देना चाहिए उनका। सिम्टम अगर दिखाई दें आपको किसी बीमारी के उनमें मधुमक्खियों में, तो उनका माइग्रेशन नहीं करवाना चाहिए। और जो है सेकिंग मेथड के थ्रू चेक करना चाहिए। जो सेकिंग मेथड में क्या होगा कि जो जहाँ पे डिजीज़ हो गई होंगी, उनके जो छत्ते भी हैं वो भी वीक पड़ चुके होंगे, तो वो जल्दी टूट के बाहर निकल आएंगे। तो इससे भी आप पता लग जाता है, पर इससे बहुत लेट पता चलता है। और अगर आपको पेस्टिसाइड का यूज़ करना है, आपको पता है ये डिजीज़ हो गई है और उसके लिए पेस्टिसाइड रिकमेंड किया जा रहा है, तो आप लो कंसनट्रेशन वाला पेस्टिसाइड लें। और ध्यान रखें कि आसपास किसी ने अपनी फसल के ऊपर, फ्लावर वाली फसल के ऊपर पेस्टिसाइड ना कर रखा हो, जहाँ भी आप अपनी बीज कॉलोनी को लेके जा रहे हैं, माइग्रेट करवा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपका बी फार्म है वहाँ पे आसपास। हनी एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं। हनी एक्सट्रैक्शन समर में ही करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो है सुपर चैम्बर में सफिशिएंट अमाउंट में होता है, और हमेशा सुपर चैम्बर से ही करें, वहीं से आपको प्योर हनी मिलेगा। अब केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, हाँ, और हनी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बी बॉक्स में जैसे वुडन फ्रेम होते हैं, जनरली 10 होते हैं, तो वुडन फ्रेम को निकाला जाता है। वुडन फ्रेम को निकालने के बाद उसकी ब्रश से मक्खियों को उसके ऊपर से हटाया जाता है, फिर चाकू के साथ वैक्स को साफ़ किया जाता है। उसके बाद उन वुडन फ्रेम को जो है उसके अंदर रख दिया जाता है हनी एक्सट्रैक्शन मशीन के अंदर, और फिर उसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, जिससे कि शहद निकल आता है। फिर बाद में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसे हीट करके उसके मॉइस्चर को कम किया जाता है, तो उसे और कंसनट्रेटेड बनाया जाता है। तो ये होती है हनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब देखते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। लेवुलोज होता है 38.9%। लेवुलोज जो है वो फ्रक्टोज की एक फॉर्म है। डेक्सट्रोज होता है 21.28%। माल्टोज एंड अदर शुगर भी प्रेजेंट होती हैं इसमें। विटामिन देख लेते हैं। विटामिन ए, बी, B2, B6, B3, C, E एंड K। मिनरल्स,
कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो ये सारे इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये कंप्लीट फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी के लिए भी है, मिनरल्स के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है, विटामिन भी हैं।